डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक फोटोग्राफ शो करूंगा। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपने अगर अपना ब्लड निकाल के एक ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, देखते हैं कि ब्लड में सेल्स कितने हैं और ब्लड में प्लाज्मा कितना है, यानी कि पानी कितना है। एग्जैक्टली नॉर्मल में आप देखेंगे कि किस तरीके से सेल्स और प्लाज्मा तकरीबन ज़्यादा है। 55% अगर प्लाज्मा है तो बाकी रिमेनिंग सेल्स होते हैं। लेकिन आप देखेंगे एनीमिया में क्या होता है, सेल्स बिल्कुल कम होते हैं और प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि वॉल्यूम ओवरलोड होता है। ऐसा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आरबीसीज कम है और प्लाज्मा ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे कि आरबीसीज भी ठीक हैं और प्लाज्मा भी कम है, तो क्या है, हमें जो रूटीन में हमारे ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स का एक प्रोपोर्शन रहना चाहिए बराबर। अगर हम डिहाइड्रेशन कंडीशन में रहेंगे, यानी कि अगर हम पानी की मकदार कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा वह है वो कम हो जाता है। जब प्लाज्मा कम हो जाएगा तो खून, ये समझ लीजिए, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी। आप मान लीजिए ब्लड थिक हो जाएगा। इसका मतलब है हमें पानी की मकदार बॉडी में एडिक्वेट रखनी चाहिए। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, पानी की मकदार एक लेवल पे लेनी चाहिए। अब पानी हमें मुख्तलिफ ज़रिए से मिलता है। एवं चाय में भी पानी है, लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं, एवं खुराक खाते हैं। खुराक में भी 20% तो पानी से बनी होती है। तो मेरा मकसद बेसिकली ये है कि मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ ले जाऊंगा कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर आप कहीं सीबीसी करवाते हैं, अपना ब्लड काउंट करवाते हैं, तो देखते हैं उसमें तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरबीसीज वगैरह ठीक है, हेमाटोक्रिट ज़्यादा है। नॉर्मली हेमाटोक्रिट जो होता है 51% मेल्स में होना चाहिए, उससे कम, और फीमेल में 47% से कम होता है। लेकिन आप देखते हैं आपका हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा है। हाँ, आपके आरबीसीज ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, आप में डिहाइड्रेशन हुई है। एवं आप सर्दियों में अगर आप हमाम पे बैठते हैं या आप ब्लोअर यूज़ करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, वाटर लॉस होता है। गर्मियों में जब वाटर लॉस होता है, उसमें सोडियम वगैरह साल्ट्स लॉस होते हैं, उस टाइम भी पानी की मकदार ज़्यादा लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपको पॉलीसाइथीमिया, यानी कि आपको लगता है कि सेल ज़्यादा हो गए हैं और आपको बिल्कुल ब्लड निकालना पड़ेगा, एक्सेस ब्लड हो गया है, और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको एक, एवन मैं अगर आपको बताऊंगा कि कार्डियक काजेज ऑफ एमआई जो है, अगर और कोई काज नहीं है तो इस वजह से भी आपका हार्ट पर दबाव पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं रगों में ब्लॉक आ सकता है, क्योंकि खून घना हो गया, थिक हो गया है। ये सिचुएशन सेल्फ क्रिएटेड है। अगर हम अपने आप को फिट माइंड बॉडी एंड सोल रखेंगे, ख्याल अपनी सेहत का रखेंगे, तो तकरीबन ये सिचुएशंस पैदा नहीं होंगी। हाइड्रेशन का ख्याल प्रॉपर रखना है। ओवर हाइड्रेशन भी प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। अंडर हाइड्रेशन भी प्रॉब्लम है। सो एडिक्वेट पानी की मकदार आपको जिस्म में होनी चाहिए। तो यही मैं आपको वीडियो आगे बताने की कोशिश करूंगा। कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिसको रिलेटिव एरिथ्रोसाइटोसिस बोला जाता है, एपेरेंट पॉलीसाइथीमिया, सीडो पॉलीसाइथीमिया। सीडो का मतलब है झूठ में, हकीकत में तो होता नहीं है। गैस बॉक्स सिंड्रोम या स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया, खासकर स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया उन लोगों को होता है जो एक्सेसिव स्ट्रेस में रहते हैं। एवं जरूरी नहीं है कि वो साइकेट्रिक पेशेंट होंगे, डिप्रेशन वाले होंगे, एंग्जाइटी वाले होंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं और अपना प्रैक्टिकली अपनी बॉडी का केयर नहीं करते हैं, उनको स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। उनके ब्लड में पानी की मकदार कम होगी और सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। वैसे ही आप देखिए स्पूरियस पॉलीसाइथीमिया भी उसको बोला जाता है। इन कंडीशंस में नॉर्मल रेड सेल मास होता है, नॉर्मल पैकेट सेल वॉल्यूम भी होता है, यानी कि हेमाटोक्रिट भी तकरीबन तकरीबन बराबर होती है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है। जैसे मैंने आपको पहली फिगर में दिखाया कि प्लाज्मा कम है, सेल ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वजूहत हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया या सूडो
पॉलीसाइथीमिया या स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया की वजूहत हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मुख्तलिफ वजूहत से हो सकती है, वोमिटिंग से हो सकती है, डायरिया से हो सकता है, कहीं बर्न्स वगैरह तो अलग बात है, फ्लूइड शिफ्ट से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पानी की मकदार अगर कम लेंगे तो ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं। तो ये ऑडियो वीडियो आपको एक आइडिया देगा कि आपको पानी की मकदार सर्दियां हो या गर्मियां हो एडिक्वेट लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। अब ये सीडो पॉलीसाइथीमिया जो है या स्प्यूरियस पॉलीसाइथीमिया जो है, और क्या वजूहत हो सकते हैं। कुछ पेशेंट जो डायरोटिक यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रूसिमाइड लाइक ड्रग्स होते हैं, टॉर्सिमाइड है, स्पाइनोलेक्टोन्स हैं, बहुत सारे ये डायरोटिक्स होते हैं जिसमें वॉल्यूम ओवरलोड जो होता है उसको डिक्रीज़ किया जाता है। जब वॉल्यूम ओवरलोड को डिक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, छोटा पेशाब ज़्यादा आता है, बॉडी में फ्लूइड कंट्रैक्ट हो जाता है। जब फ्लूइड कंट्रैक्ट हो जाएगा उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे स्ट्रेस से मैंने बताया जैसे, और इससे क्या होगा, ब्लड कंसंट्रेशन जो है हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, खून थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जो पॉलीसाइथीमिया असली जो है प्राइमरी या सेकेंडरी, उसमें डिजीज है एक्सेस आरबीसीज प्रोडक्शन होते हैं। इसमें एक्सेस आरबीसीज प्रोडक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल हीमोग्लोबिन राइज हो गया है, लेकिन हकीकत में फॉल्ट कुछ और है, पानी कम लेने की वजह से। आपने कॉफ़ी पी या लेप्टन चाय पी, वो भी एक किस्म का डायरोटिक का काम करते हैं। तो कहा जाता है ऐसे करना चाहिए, पहले पानी पी लो, उसके बाद आप कॉफ़ी पी लो। उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो रिप्लेस हो जाता है। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। रेड ब्लड सेल्स इनमें बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मगर फ्लूइड पोर्शन जो होता है, प्लाज्मा जो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। दोबारा मैं बताऊंगा, परसिस्टेंट वोमिटिंग से, डायरिया से, एक्सेसिव स्वेटिंग से, जैसे गर्मियों में, या आप एवन हमाम पे बैठे हैं, ज़्यादा पसीना आ गया, गर्मी आ गई, लेकिन पानी की मकदार नहीं पी, बिल्कुल डायरोटिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताया, यानी हाइपरटेंशन के लिए, या और बहुत सारी वजूहत होती हैं, क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर्स है तो उसमें डायरोटिक्स लेने पड़ते हैं। सो गैस बॉक्स सिंड्रोम है, एक स्पेसिफिक फार्म है, इसमें हाइपरटेंशन भी एसोसिएटेड होता है, ओवरवेट होता है, स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं इनमें रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाता है, और आरबीसीज वगैरह लगते हैं कि हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में पानी की मकदार जिस्म में कम होती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जब सीबीसी करते हैं, नॉर्मल आरबीसीज मास होते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट पर्टिकुलरली जो है, जनरली ये तो एसिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं समटाइम्स ये मिमिक करते हैं सिम्टम्स, जैसे ट्रू पॉलीसाइथीमिया, यानी कि डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, दम जैसा हो सकता है, फील करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बॉडी में। और इसलिए इसको चाहिए कि हाँ हाइड्रेशन का स्टेटस, डिस्पाइट द नॉर्मल आरबीसी काउंट, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया जो है, इससे भी इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी हो सकती है, खून गाढ़ा हो सकता है, और हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, ब्लड क्लॉट्स ब्लड में बन सकते हैं, क्योंकि आपने डिहाइड्रेशन स्टेटस में रहे हो, और आपके ब्लड जो है प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है, आरबीसी ज़्यादा थिक हो गए, प्लेटलेट ज़्यादा बन रहे हैं, या समथिंग हीमो कंसंट्रेशन की वजह से थ्रोम्बो एम्बॉलिक इवेंट्स हो सकते हैं, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, हाइड्रेशन का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है हर शख्स के लिए। जैसे हमें लगातार खुराक की ज़रूरत है, वैसे पानी की मकदार बॉडी में एडुकेट होनी चाहिए। ट्रीटमेंट पे ये डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग काज देखनी है, डिहाइड्रेशन की वजह क्या है, क्या स्ट्रेस की वजह से है, क्या स्मोकर है, अगर स्मोकर्स में ये तो होता ही है, ओवरलैपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। बोलते हैं गम को कैसे बुलाया जाए, लेकिन स्मोकिंग करने से गम बिगड़ता है और बीमारियां बढ़ती हैं। स्मोकिंग करने से गम नहीं ख़त्म होता है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अंडरलाइंग साइकेट्रिक अगर डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या और भी ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वगैरह, उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया जो है, ये ट्रू, ये एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया से डिस्टिंक्ट है, यानी कि पॉलीसाइथीमिया वेरा से ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बॉडी में एक्चुअल रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं,
एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो आरबीसीज को स्टिमुलस करती है। वो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में कम होती है और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में ज़्यादा होती है। जो ही ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो एरिथ्रोपोएटिन जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है किडनीज में, वहाँ से ये रिलीज हो जाती है और एरिथ्रोपोएटिन बून मैरो पे जाके बोलती है कि हाँ आरबीसी ज़्यादा बनाओ, वहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा है। तो विद द रिजल्ट क्या होता है कि ज़्यादा हेमाटोक्रिट बनता है। तो रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, इसमें एरिथ्रोपोएटिन लेवल्स वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपका प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में भी आपके एरिथ्रोपोएटिन राइज नहीं होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में आपका एरिथ्रोपोएटिन राइज होता है। तो ये एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी सीजन हो, हाइड्रेशन का स्टेटस ठीक रखना चाहिए।